नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और उत्तरकाशी से हम शुरुआत कर रहे हैं। मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ सकारात्मक खबरें जो हैं वो आने लगी हैं। और सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर मिल रही है कि अमेरिकन ऑगर मशीन जो है उसके चलते काम में सकारात्मक प्रगति हुई है। मशीन ने पूरी रात काम किया है और 32 मीटर तक पाइप जो है वो अंदर दाखिल कर दिए गए हैं, अंदर पुश कर दिए गए हैं। कल तक की अगर बात करें तो कल हमारे सहयोगी ने जानकारी दी थी कि 24 मीटर तक पाइप अंदर गए थे। रेलवे विकास निगम के वैज्ञानिकों ने साइट से माइक्रो सुरंग बनाने के लिए भी रात भर खुदाई की है। रात भर चली मशीन से सकारात्मक संकेत भी सामने आए हैं। और उधर जो दूसरा सिरा है, सिलकियारा के अलावा जो दूसरी तरफ सुरंग का सिरा है वो है बड़कोट, और उसकी तरफ टनल के दूसरे छोर पर टीएचडीसी और ओएनजीसी की खुदाई जारी है। यहाँ भी रात भर काम हुआ है और इस बीच वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जगह की पहचान भी कर ली गई है, जहां से सीधे टनल के भीतर वहां फंसे मजदूरों तक मदद पहुंचाई जा सकेगी। एक और राहत भरा वीडियो भी सामने आया है, जिससे पता लगा है कि सभी 41 मजदूर फिलहाल सुरंग में सुरक्षित हैं। मजदूरों को लगातार अधिकारियों ने वीडियो पर भरोसा दिया है कि उन्हें सुरक्षित बचा लिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा। और इस वीडियो के सामने आने से फंसे मजदूरों के परिजनों ने भी राहत की सांस ली है और 5 से 10 किलो फल अंदर पहुंचाए गए हैं, खाना अब पहुंचाया गया है। और तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कि मजदूर किन हालातों में वहां पर रह रहे हैं और उनसे लगातार वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत की जा रही है। और सीधा हम रुक कर रहे हैं सिलकियारा का, जहां पर हमारे सहयोगी किशोर रावत जो हैं वो लगातार वहां पर बने हुए हैं। किशोर, कल जब आपसे बात हो रही थी, जहां तक मुझे अगर सही याद है, तो 24 मीटर तक आपने जानकारी दी थी कि पाइप जो है वो अंदर दाखिल हो गया था, और आज उस पर अब प्रगति हुई है। और क्या क्या चीजें कल से बदली हैं? देखिए, 9वें, 10वें और 11वां दिन, आज 11वां दिन है। तीनों दिन लगातार पॉजिटिव जो मैसेज आ रहे हैं, पॉजिटिव चीजें निकल के आ रही है उन लोगों के लिए जो 41 लोग अंदर फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 11वां दिन है और जिस तरीके से 10 तारीख देर रात से ऑगर मशीन ने काम करना शुरू कर दिया था। अभी जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल इसके बाद में आ गए हैं, लेकिन जो पक्के सूत्र है जिसमें कहा गया है कि जो 900 mm का जो पाइप था जो मलबे के अंदर पुश हो चुका है, पहले से पुश था, उसके अंदर 800 mm का उन्होंने पाइप किया है और उस पाइप लगभग 32 मीटर से ज्यादा अंदर जा चुका है। अभी जब मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा हूं कि 32 मीटर जा चुका, हो सकता है कि जो 7वां पाइप है उसे वेल्ड करके उसे ठंडा किया जा रहा होगा और वो भी अंदर पुश करने की स्थिति में होगा। ये जो फेस है सबसे क्रूशियल फेस है। जिस तरीके से जो एमडी आए थे महमूद साहब, उन्होंने ये कहा था कि 30 से 40 घंटे हमारे लिए महत्वपूर्ण और 22 से 40 मीटर हमारे लिए क्रूशियल है, चुनौतीपूर्ण है। वो ये 7वां और 8वां पाइप, जो 7वां अगर पाइप पूरा एंटर कर ले जाता है तो ये मानिए कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगा। और जो लगातार प्रयास किया जा रहा है पिछले 11 दिन से, उसमें लगभग 80% से ज्यादा कामयाबी हासिल हो जाएगी अगर 7वां पाइप बहुत अच्छी तरीके से अंदर पुश हो जाता है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि लगातार इस चीजें सामने आ रही थी। जिस तरीके से ड्रिल अंदर तक जा रहा था और अब उसने बहुत तेजी से ड्रिल करना शुरू हो गया है। जो हडल से जो अंदर उनको लग रहा था कि पहले एक जो ब्लेड था वो अंदर फंस गया था, उसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने निकाला, बड़ी टेक्निकली तरीके से, क्योंकि उनको लगता था कि अगर टूट गया तो फिर सारा ऑपरेशन रुक जाएगा। लेकिन यहां पर जिस तरीके से काम शुरू हो गया है, 32 मीटर तक अंदर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, अभी सूत्र कह रहे हैं अंदर पुश हो चुका है और अभी 7वां पाइप डल रहा है। तो ये मानिए कि 7वां पाइप अगर पूरी तरह से चले जाता है और ऑफिशियल इस बारे में जानकारी दे तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जी बिल्कुल। किशोर, ये भी बताएं कि क्योंकि अब कल से जो मजदूर हैं वहाँ पर, जो 41 मजदूर हैं, उन तक अब सॉलिड खाना जो वो पहुँच रहा है। सेहत कैसी है वहाँ पर? सब लोगों की क्या जानकारी उनकी सेहत को लेकर मिल रही है? देखिए, मजदूरों की सेहत और उनको खाना पीना, ये एक ऐसा पार्ट है जिसको हर 30 मिनट से 45 मिनट में दोहराया जा रहा है। उनको बार बार पूछा जा रहा है कि आपकी सेहत ठीक है। अब जबकि एंडोस्कोपिक कैमरा भी लग गया तो उससे उस चीज पे भी दिख रहा है। और एक और चीज है कि डॉक्टर्स की टीम अंदर जा रही है और डॉक्टर्स की टीम उनसे पूछ रही है कि किसी को कोई तबीयत तो खराब नहीं है, किसी को अगर सर दर्द, पेट दर्द, तमाम तरह की, क्योंकि 11 दिन हो गए उनको, तो ये बहुत सारी चीजें नॉर्मली है कि हो सकता है, क्योंकि बहुत देर से अंदर है तो उनको सफोकेशन या फिर हेडेक्स हो सकते हैं। तो यही वजह है कि डॉक्टर्स की टीम उनको चेकअप कर रही है।
अच्छी बात यह है और अच्छी खबर भी यही है कि उनकी सेहत ठीक है। दूसरा, उनको सॉलिड खाना जिस तरीके से मूंगफली और ये तमाम ड्राई फ्रूट्स आ रहे थे, इसके अलावा दूसरा खाना गया जिसमें खिचड़ी थी। हमारी डॉक्टर से उन्होंने बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल अभी उनको खिचड़ी दी जा रही है, क्योंकि खिचड़ी और दलिया एक ऐसा फूड है जिससे इंसान को एनर्जी भी मिलती है, फाइबर्स भी मिलते हैं और वो सेहत के लिए भी ठीक रहता है और उसको लंबे टाइम तक आदमी खा सकता है। तो उस पाइप से उनको भेजा गया है और सारी चीज़ें अगर क्लियर रही तो बहुत ही जल्द बाहर आ सकेंगे। और जिस तरीके से अभी मैंने बताया कि जो 7वां पाइप वेल्ड हो रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर ये क्रॉस कर गए तो फिर जल्दी एक बड़ी खबर मिलेगी, जिस तरीके से सबको उम्मीद है कि वो बाहर आएंगे। और हम पहले दिन से लगातार कह रहे हैं कि एनडीटीवी ही पहले दिन से लगातार कह रहे हैं ये जो टनल है सिलक्यारा, जिसका फेस सबको सामने दुनिया को देख रहे हैं लगातार, यहीं से जो ऑगर मशीन है वो सबसे सक्सेस है और सबसे उम्मीद जिसमें है वो इसी ऑगर मशीन से रहेगा। ऑफिशियल्स भी कई बार कह चुके हैं और बाकी जो हो रहा है वो प्रयास है वो बिल्कुल बैकअप पे रखा है, लेकिन उम्मीद इसी ऑगर मशीन से और इसी टनल से हमें वो तस्वीरें भी देखने को मिलेगी जब वो वहां से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर, आपके पास हम आते रहेंगे। और जिस तरह से किशोर बता रहे हैं, आपको ये भी बता दें जिस पाइप की वो बात कर रहे हैं वो 3.5 फुट का है, यानी कि उसमें से रेंग कर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। ये सबसे आसान और सबसे सुलभ तरीका जो है फिलहाल माना जा रहा है और इसीलिए मजदूरों की सेहत पर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है ताकि वो मानसिक तौर पर भी थोड़े मजबूत बने रहें। और सुरंग में फंसे लोगों से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ अफसर जो हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं सिलक्यारा में। उनके जरिए सुरंग में फंसे एक शख्स जयदेव ने अपनी मां के लिए संदेश भेजा है कि वो चिंता ना करें। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत टेंशन ना ले, अब हम पार कर रहे हैं, कल तक हो जाएगा नहीं तो परसों तक हो जाएगा। ठीक है सर, जल्दी करिए। तेरा तबीयत ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये मैसेज में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मम्मी को भेजना है, कुछ बोलना है मम्मी को। हाँ सर, बोलना है माँ, मम्मी को कुछ बोलना है तो बोल ले। हाँ बोलता हूँ सर, रिकॉर्डिंग कीजिए सर। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तू बोल बोल बोल, मम्मी के लिए कुछ बोल भाई। माँ टेंशन करो नहीं, हम ठीक आছি। আর টাইমে খেয়ে নেবে, বাবাকেও টাইমে খেয়ে নিতে বলবে। चल बाबू टेंशन न ले, कल तक हम पार हो जाएंगे, टेंशन न ले, फिर मिलेंगे, ठीक है? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ उन मजदूरों पर बीत रही है और क्या कुछ उनके परिवारजनों पर यहाँ पर बीत रही है। और जिस तरह से वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि आप टेंशन मत लेना, आप वक्त पर खाना खा लेना और बाबा को भी कह देना कि मैं ठीक हूँ। तो इस सुरंग में बिहार के भोजपुर के सबाह अहमद जो हैं वो भी फंसे हुए हैं और उनके घर वाले सुबह के वहाँ से मिलने, सुरक्षित निकलने की लगातार दुआ कर रहे हैं। मोबाइल लगाते थे हम लोग, मोबाइल नहीं लगता था। बाद में उसी के साथ एक लड़का काम करता था जो बाहर था, उसी से हम लोग की बात हुई थी। उसने बताया कि टनल गिर गया है, उसी में जो है सबाह अहमद फंसे हैं। निकालने का रेसू काम तेज हो रहा है। अंतिम बार टनल में जाने से पहले बात हुई थी, जब वो टनल में गिरने से पहले जो नाइट ड्यूटी था वो जा रहे थे तो बात हुई थी। उसके बाद वो टनल में चले गए, उसके बाद बात नहीं होती थी। अभी क्या जानकारी मिली है? अभी मिली है कि अंदर टनल में उस सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, सब लोग सेफ हैं। तो हम लोग इंतज़ार में हैं कि कब बाबू जल्दी बाहर आए, मेरा लड़का कब बाहर आया। और क्या आपको क्या जानकारी मिला? आपके बेटा टनल में फंसे हैं। जी फोन हुआ बहुत है, उसके बाद मालूम हुआ। बेटा से कहिया बात भइल रहे रहो? रोज कल से तो रोज दिन भर हो, बेटा से पहले एक दिन पहले। और पूरा देश यही चाहता है कि सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आएं। और अब आगे बढ़ रहे हैं, इजरायली कैबिनेट ने हमास के साथ सीज फायर समझौते को मंजूरी दे दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। 4 दिन तक गाजा पर हमले नहीं करेगा इजराइल। हमास 50 इजरायली बंधकों को भी इसके बदले में रिहा करेगा। पहले महिला और बच्चे रिहा किए जाएंगे हमास की तरफ से और इसके बाद हर 10 बंधकों को छोड़ने पर 1 दिन और हमले नहीं करेगा इजराइल। फिलहाल ये जानकारी सामने आई है। सीज फायर कब से शुरू होगा ये तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन
कम से कम यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि कुछ वक्त के लिए ही सही अगर सीज़ फायर होता है तो वो बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि हम देख चुके हैं किस तरह की तबाही गाजा में हुई है और कितनी मासूम जानें वहाँ पर अब तक जा चुकी हैं। हमास के पास इजराइल के करीब 240 बंधक हैं और बैठक से पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि सीज़ फायर खत्म होने के बाद इजराइल हमले जारी रखेगा। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। ये जो वॉर कैबिनेट है इजराइल की, उसने इस बात को मंजूरी दे दी है 50 जो हॉस्टेज हैं वो हमास की तरफ से छोड़े जाएंगे और उसके बदले में 4 दिनों तक जो है वो युद्ध विराम लगा रहेगा। दूसरी अहम बात यह भी है कि 150 जो फिलिस्तीनी कैदी हैं इजराइल की जेलों में, उसको भी छोड़ने पर सहमति बनी है और यही बात जो है वो वॉर कैबिनेट की तरफ से इसको मंजूरी दी गई है। जहां तक लागू होने की बात है तो 24 घंटे का जो वक्त है वो दिया जाएगा, ताकि सरकार ने जो फैसला किया है, वॉर कैबिनेट ने जो फैसला किया है उस पर अगर किसी इजरायली को आपत्ति हो तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके, ताकि जो 150 फिलिस्तीनी जो कैदी हैं इजरायल की जेलों में उसको छोड़े जाने पर जो सहमत हुई है इजरायल की सरकार, उस पर अगर कोई आपत्ति है तो उसके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सके। तो 24 घंटे का जो वक्त है वो इसके लिए दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि थर्सडे यानी कि कल गुरुवार को ये इम्प्लीमेंटेशन में आएगा और 50 बंधकों को हमास की तरफ से छोड़ा जाएगा, जिसमें महिलाएं होंगी और 19 साल से नीचे के जो बच्चे हैं वो उसमें शामिल होंगे। और आपने जैसा कि आपने भी बताया कि इजरायल ने अपनी तरफ से ये कहा है कि हर 10 बंधकों को छोड़े जाने के एवज में वो एक दिन और सीज फायर जो है वो आगे बढ़ा सकता है। लेकिन इजरायल ने साथ ही साथ ये भी साफ किया है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया है कि इजरायल जो है वो हमास के खिलाफ अपना युद्ध जो है वो आगे जारी रखेगा। वो अपना जो मकसद है उससे पीछे नहीं हटेगा। उसका मकसद क्या है? एक एक जो बंधक है उसको छुड़ाना और साथ ही साथ हमास का खात्मा। तो ये जो अभी 4 दिनों का जो एक सीज फायर का ऐलान जो हुआ है, जो जिसको अप्रूवल दिया गया है, उस दौरान जो है वो गाजा पट्टी में जो मानवीय मदद है वो पहुंचने दी जाएगी, क्योंकि युद्ध की वजह से कई इलाकों में मानवीय मदद नहीं पहुंच रही है। लाखों की तादाद में लोग वहां पर शरणार्थी बनकर दक्षिणी गाजा में रह रहे हैं और इजरायल की तरफ से जो आपूर्ति है वो तमाम तरह की आपूर्ति जो है उस पर बंदिश लगाई गई है। राफा बॉर्डर से कुछ ट्रक्स जो है वो रोज वहां से जाते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं पड़ते, जिस तरह से वहां पे लाखों की तादाद में लोगों को खाने पीने की जरूरत की चीजों की जो जरूरत है। और दूसरी अहम बात है कि अस्पतालों में जो कि 35 अस्पताल हैं गाजा में, उनमें से यूएन के मुताबिक सिर्फ 12 अस्पताल जो है वो काम कर रहे हैं, ईंधन नहीं है वहां पर और इन सब वजहों से अस्पतालों ने काम करना बंद कर दिया है। जिस तरह से अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया है, ये कहते हुए इजरायल की तरफ से कि अस्पतालों का इस्तेमाल जो है हमास ढाल बनाकर हमले के लिए कर रहा है, अपने छिपने के लिए कर रहा है, अपने कमांड जो ऑफिस है, कमांड हेडक्वार्टर है, उसको चलाने के लिए कर रहा है। तो इन सब वजहों से उसने अस्पतालों पर भी हमले शुरू किए हैं। अल शिफा अस्पताल जो है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इन सब ये जो सैन्य अभियान है इसको रोका जाएगा 4 दिनों तक और 50 जो बंधक हैं हमास की तरफ से छोड़े जाएंगे। हर दिन 12 से 13 बंधक जो है वो छोड़े जाएंगे और उसके बाद जो है अगर हर दिन 10 बंधक छोड़ता है हमास तो इजरायल अपनी तरफ से एक दिन और सीज फायर जो है वो बढ़ाएगा। तो ये एक डील हुई है और इसके पीछे मध्यस्थता जो है वो कतर की तरफ से की गई है। अमेरिका भी लगातार इस कोशिश में जुटा हुआ था, क्योंकि अमेरिकी जो नागरिक हैं वो भी जो डुअल सिटीजनशिप वाले नागरिक हैं, इजरायल अमेरिकी जो लोग हैं वो भी कई बंधक बने हुए हैं, तकरीबन 10 की तादाद है उनकी। तो अमेरिका की कोशिश थी, कतर कई दिनों से लगातार इस मध्यस्थता में लगा हुआ था और अब जाकर ये डील हुई है जिसको कि वॉर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब आगे ये देखना है कि क्या ये 4 दिनों तक पहुंच जो है वो पूरी तरह से अमल में होता है या किसी तरह से इस समझौते में कोई रुकावट आती है, क्योंकि कोई भी ऐसा कदम जो उकसावे वाला हो इजरायल जो है वो अपने डील से पीछे हट सकता है और वही बात हमास की तरफ भी लागू होती है। तो अब ये जो डील हुई है सीज फायर की, उसको इंप्लीमेंट करने का वक्त है। 24 घंटे के बाद जो है ये इंप्लीमेंट होगा, इस तरह की जानकारी वहां से निकलकर सामने आई है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के अभियान ने पकड़ी रफ्तार। 32 मीटर पाइप लगाए गए। अधिकारियों ने कहा सब कुछ ठीक रहा तो जल्द मिलेगी खुशखबरी। आज भी राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का चुनाव प्रचार देखने को मिलेगा। भीलवाड़ा में, डूंगरपुर में प्रधानमंत्री की रैली, पाली, जालोर और रानीवाड़ा में अमित शाह की सभा, राजखेड़ा में राहुल गांधी और सीएम गहलोत की जनसभाएं। आज वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे प्रधानमंत्री। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं होंगे शामिल।
पुतिन रहेंगे मौजूद, अमेरिकी राष्ट्रपति और कनाडा के पीएम के शामिल होने पर अभी सस्पेंस। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडिया की 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर लिया है। कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के खिलाफ ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है और इसी केस में ईडी ने 3 अगस्त 2022 को दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया था। पिछले साल 2 और 3 अगस्त को ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद की गई थी। तो करीब 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश है। हवाला से जुड़े प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। ईडी की जांच में ये पता चला है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास देश के कई शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में 661 करोड़ 69 लाख रुपए की अचल संपत्तियां हैं, जो गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई है। इसे जब्त करने का आदेश दिया गया है। और इसके अलावा मैसर्स यंग इंडियन के पास 90 करोड़ 21 लाख रुपए की संपत्ति एसोसिएटेड जर्नल्स के शेयरों के तौर पर है, उसे भी जब्त किया जा रहा है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के निदेशकों में शामिल हैं और दोनों से इस सिलसिले में पूछताछ हो चुकी है। और इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने बयान दिया है और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एजीएल की संपत्ति अटैच करने की खबरों में सभी राज्यों में हो रहे चुनाव में उनकी निश्चित हार से ध्यान खींचने की उनकी हताशा झलकती है, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। पीएमएलए की कार्रवाई किसी मुख्य अपराध का परिणाम ही हो सकती है। यहाँ किसी अचल संपत्ति का कोई ट्रांसफर नहीं है, किसी पैसे का लेन देन नहीं है, यहाँ अपराध का कोई हासिल नहीं है, कोई शिकायतकर्ता नहीं है जो दावा करे कि उसके साथ धोखा हुआ है, एक भी नहीं। ये छल, झूठ और असत्य की पहले से गढ़ी हुई संरचना है बीजेपी के लिए और बीजेपी के द्वारा, ताकि चुनाव के बीचों बीच ध्यान बटाया जा सके। तो जहां कांग्रेस इसे असत्य की कहानी कह रही है और कह रही है कि बीजेपी की गढ़ी हुई कहानी है, वहीं ईडी ने प्रेस रिलीज में बताया है कि दिल्ली की एक कोर्ट द्वारा बताई गई प्रक्रिया के तहत उसने हवाला के इस मामले की जांच शुरू की थी। कोर्ट ने 26 जून 2014 को एक निजी शिकायत के बाद यह आदेश दिया था। कोर्ट ने पाया था कि इस मामले में आरोपियों ने एजीएल की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए यंग इंडियन के जरिए एक आपराधिक साजिश रची। एजीएल को अखबार के प्रकाशन के लिए देश के कई शहरों में रियायती दरों पर जमीन दी गई थी और 2008 में एजीएल ने प्रकाशन का काम बंद कर दिया था और अपनी संपत्ति को अन्य कारोबारी कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ईडी ने यह भी कहा है कि एजीएल को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को 90 करोड़ 21 लाख रुपए का एक कर्ज चुकाना था, लेकिन कांग्रेस ने इस कर्ज को मरा हुआ मान लिया और इस लेनदारी को 50 लाख रुपए में एक नई बनी कंपनी यंग इंडियन को सौंप दिया। यंग इंडियन के पास ये 50 लाख रुपए चुकाने के लिए आमदनी का कोई जरिया नहीं था। कोर्ट के मुताबिक ऐसा करके कांग्रेस और एजीएल के प्रबंधन ने एजीएल के शेयर होल्डर्स और कांग्रेस के दानदाताओं के साथ धोखा किया। ईडी की जांच से ये पता चला कि 90 करोड़ 21 लाख का लोन की जो लेनदारी है वो कांग्रेस से 50 लाख रुपए में लेने के बाद यंग इंडियन ने एजीएल के इस कर्ज को चुकाने के लिए कहा। अगर एजीएल कर्ज न चुका पाए तो इसके बदले में यंग इंडियन ने शेयर मांगे। एजीएल ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में अपना शेयर कैपिटल बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया और 90 करोड़ 21 लाख रुपए के शेयर यंग इंडियन को दे दिए और इस नए अलॉटमेंट से एजीएल के पुराने 1000 शेयर होल्डरों की शेयर होल्डिंग सिर्फ 1% ही रह गई। एजीएल यंग इंडियन की सब्सिडियरी कंपनी बन गई और इसके बाद यंग इंडियन ने एजीएल की संपत्ति पर अधिकार जमा लिया। राजस्थान में चुनाव का प्रचार चल रहा है और इस बीच जालौर में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करी। उस पर अब तीखी प्रतिक्रिया उन्हें सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने भाषण के दौरान वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी को जिम्मेदार ठहराया। इस टिप्पणी को लेकर दिल्ली पुलिस में एक शिकायत भी अब दर्ज करवाई गई है। क्रिकेट मैच में चला जाएगा,
वो अलग बात है कि हरवा दिया। पीएम मतलब मोदी। और इसी बयान को लेकर राहुल गांधी की आलोचना भी हो रही है। आईटी मामलों के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसको लेकर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने एक्स पर बयान दिया कि अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को ये कहेंगे, ये विडंबना या पाखंड से कुछ ज्यादा है कि 55 साल का शख्स जिसने जीवन में कुछ नहीं किया, जिसके परिवार ने परजीवी की तरह दशकों तक देश को भ्रष्टाचार से लूटा और जिसकी सरकार ने देश को आर्थिक तौर पर तबाह कर दिया, प्रधानमंत्री पर हताशा और मानसिक अस्थिरता में इस तरह की बात करता है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है और अब कांग्रेस ने राजस्थान में पहले को जो दी हुई 7 चुनावी गारंटियां थी, उनके बाद अपना चुनावी घोषणा पत्र है उसे भी जारी कर दिया है, जिसमें समाज कल्याण की योजनाओं को ही आगे बढ़ाया गया है। साथ ही महंगाई से राहत देने के उपाय और रोजगार बढ़ाने के वादे भी किए गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समाज कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस का राजस्थान घोषणा पत्र। कांग्रेस ने 7 गारंटियां तो पहले ही पेश कर दी थी। महंगाई से राहत के लिए भी कई वादे किए, लेकिन घोषणा पत्र में और भी काफी कुछ है। 7 प्रोग्राम हम दे रहे हैं। वो क्या है? गृह लक्ष्मी गारंटी, गोधन 2 रुपए में किलो तो गोबरी खरीदेंगे, फ्री लैपटॉप, आपदा राहत, अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, ओपीएस गारंटी जो सरकारी नौकरी में काम करते हैं उनके, अरे ये गारंटी, और एक सस्ता गैस सिलेंडर 500 रुपए। तो ये सब हम करने जा रहे हैं। पेपर लीक के जो इश्यू बना रहे हैं, जो पूछो हिंदुस्तान में किस राज्य ने लोगों को अरेस्ट किया, कार्रवाई करी और कानून पास कर दिया। आजीवन कारावास हिंदुस्तान में कहीं नहीं पास हुआ जो हमने कानून बनाया है। पेपर लीक वाला भी, किसानों की जमीनें कुर्क नहीं हो सके। अब आयोग बनेगा हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता के अंदर, सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला होगा। इस प्रकार का ये भी क्रांतिकारी कानून बनाएगा। सरकार आने के बाद हम जाति जनगणना कराएंगे, जिससे उन जाति के लोगों को जिनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप गांव में जाएंगे, समाज का ऐसा बहुत वनरेबल सेक्शन है जो शिक्षा से वंचित है, सड़क से वंचित है, पीने के पानी से वंचित है, उन लोगों को सरकारी सुविधा मिल सके, गवर्नमेंट का जो फंड है उनका डिवोल्यूशन इस आधार पर हो सके, इस पर्पज के लिए हम जाति जनगणना अपनाकर समाज के सभी वर्गों को एक ही स्तर पर लाने का काम करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है जिसको हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। चिरंजीवी बीमा योजना को गेम चेंजर मानते हुए कांग्रेस ने इसका दायरा 25 लाख से 50 लाख कर दिया है। सिलेंडर के भाव घोषणा पत्रों में गिरते जा रहे हैं। अब वादा 400 रुपए का है। महिला सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा और शहरी सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति। युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार के अवसर और 4 लाख सरकारी नौकरियां। किसानों के लिए 2 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण और एमएसपी को कानून बनाने का वादा। मनरेगा और शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम अब 150 दिन का। जातिगत जनगणना और ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कानून। न तो इस घोषणा पत्र में पेपर लीक के बारे में कुछ प्रावधान किया गया, न नारी सुरक्षा के बारे में बातचीत की गई। जो 2000 पिछली कांग्रेस की सरकार में गहलोत साहब ने राजीव गांधी पाठशाला में जो लोग लगाए थे, उनकी स्थितियां ये थी कि नरेगा के मजदूर भाइयों से भी कम सैलरी उनको दी गई थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी समय में फिर से सब जगह सब्जवा दिखाकर सत्ता में आने का एक रास्ता है, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। घोषणाओं की भरमार है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। घोषणाओं की भरमार है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। खास नजर है महिला, युवा, किसान मतदाता पे। और अब कुछ ही दिनों में मतदान होना है। राजनीतिक हलचल तेज है, सबकी दिल की धड़कनें
बढ़ रही हैं। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के लिए फंड जारी न करने का मामला इतना गर्म हो गया कि देश की सर्वोच्च अदालत ने बहुत ही कड़े शब्दों में दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर एक हफ्ते में दिल्ली सरकार ने पैसा जारी नहीं किया तो दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट से ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। नवरात्रि के दौरान देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नया अध्याय तब जुड़ा जब दिल्ली मेरठ RRTS के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इस रैपिड रेल को नमो भारत रैपिडेक्स नाम दिया गया है। ये दिल्ली से मेरठ 82 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। इसके तहत साहिबाबाद से दुहाई तक के 17 किलोमीटर के हिस्से का उद्घाटन किया गया। ये प्रोजेक्ट पूरा होने पर दिल्ली से मेरठ 55 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इससे दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा। लेकिन कुछ बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार से बहुत नाराज है। इतना नाराज है कि मंगलवार को दिल्ली सरकार को फटकार तो लगाई ही, एक हफ्ते का अल्टीमेटम भी दे दिया। दरअसल दिल्ली सरकार पर इस प्रोजेक्ट का 415 करोड़ रुपए बकाया है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद दिल्ली सरकार पैसा देने को सहमत हो गई थी, लेकिन पैसा नहीं दिया गया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि एक हफ्ते में दिल्ली सरकार पैसा दे, वरना विज्ञापन का बजट रोककर इसका फंड देंगे। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार आदेश का पालन नहीं करेगी तो और कोई रास्ता नहीं बचेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार को जिस प्रकार से लताड़ा है, वो एक और वानगी बन गई है कि ये सरकार किस प्रकार से डेवलपमेंट की शत्रु है और कैसे माननीय न्यायालय तक कड़े से कड़ा टिप्पणी करने से अपने को रोक नहीं रहे हैं। दिल्ली सरकार को दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए कुल 1180 करोड़ रुपए देने थे, जिसमें से 765 करोड़ रुपए वो दे चुकी है और 415 करोड़ रुपए देने बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। दिल्ली से आशीष भार्गव के साथ शरद शर्मा, NDTV इंडिया। और दिल्ली और NCR जो आसपास का इलाका है उसे प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है जब AQI लगातार ऊपर बना हुआ है और अगर दिल्ली में आज भी औसत AQI की बात करें तो वो 400 से थोड़ा ही कम है, जो खतरनाक की श्रेणी में आता है। फिलहाल दिल्ली देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। आज सुबह भी दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की चादर दिखाई दी है। NCR के इलाके गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी औसत AQI 300 के पार है। कल दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तेवर सख्त नजर आए। अदालत ने पंजाब सरकार से कहा कि वो किसानों को प्रोत्साहन देने के मामले में हरियाणा से सीख ले। पंजाब में पराली जलाने से दिल्ली NCR का दम घुट रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ढील देने को तैयार नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा। पराली जलाने के मामले बढ़ ही रहे हैं। किसानों को विलेन बनाया जा रहा है, जबकि उनको सुना नहीं जा रहा। वो किसी कारण से ही पराली जलाते होंगे। पराली जलाने वालों पर सिर्फ FIR, जुर्माना काफी नहीं, MSP ना देने जैसे कदम उठाना जरूरी। किसानों को प्रोत्साहन देने पर हरियाणा सरकार से पंजाब सरकार कुछ सीखे। किसानों को फ्री मशीन व सुविधाएं देने पर विचार करे सरकार। पंजाब में धरती सूख रही है, इसका असर हर चीज पर पड़ेगा। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से अपनी जो टिप्पणी की है और खास करके पंजाब सरकार के खिलाफ जो बात कही गई है, उसमें एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि पंजाब सरकार इसके ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए और जिस प्रकार के मैयर्स उनको अडॉप्ट करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हरियाणा से सीखना चाहिए। आखिर हरियाणा में हम लोग हर प्रकार की सहायता किसानों को कर रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, उनको कैश सहायता भी दे रहे हैं ताकि वो पराली न जलाएं, और हरियाणा किसान नहीं जला रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस मुद्दे पर राजनीति न हो, सरकारें प्रदूषण का हल निकालें, कैसे करेंगे ये वो ही जाने। वहीं पंजाब सरकार ने कहा कि पराली जलाने पर 984 एफआईआर दर्ज की गई, 2 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। किसानों के साथ 8,481 मीटिंग हुई। किसानों को मदद के लिए केंद्र से फंड चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि पंजाब में धान की फसल का विकल्प तलाशना होगा। मामले की सुनवाई दिसंबर के पहले हफ्ते में होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब 6 साल बाद वो इस मामले को छोड़ने वाला नहीं है। काम तो सरकारों को करना है, लेकिन सरकारों के गिरेबान पर हाथ सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। अर्जेंटीना में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है, क्योंकि 56% वोट के साथ बड़ी जीत हासिल करने वाले हावियर मिलेई अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। ये कट्टर राष्ट्रवादी और दक्षिणपंथी माने जाते हैं। उनके विरोधी और सत्ताधारी सरकार के वित्त मंत्री सेर्गियो मासा को 44% वोट के साथ हार का सामना करना पड़ा है। अब नए सियासी समीकरण में हावियर मिलेई अर्जेंटीना के आर्थिक संकट को कैसे दूर कर पाएंगे, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। अर्जेंटीना के दक्षिणपंथी नेता हावियर मिलेई की जीत का जश्न मनाते उनके समर्थक। मिलेई अर्जेंटीना के अगले राष्ट्रपति होंगे। 19 नवंबर को हुए चुनाव में उन्हें 56% वोट मिले, जबकि उनके सामने खड़े उम्मीदवार और मौजूदा वामपंथी सरकार में वित्त मंत्री सेर्गियो मासा को महज 44% वोट मिले हैं। करीब 4 दशकों में अर्जेंटीना में ये सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर है। जीत के साथ ही मिलेई ने व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव का ऐलान कर दिया है। सभी अच्छे अर्जेंटीना वासियों को मेरा नमस्कार, क्योंकि आज से अर्जेंटीना का पुनर्निर्माण शुरू होता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विचारों से प्रभावित हावियर मिलेई अर्जेंटीना के स्थानीय करेंसी पेसोस को खत्म कर अमेरिकी डॉलर का प्रचलन चाहते हैं। अर्जेंटीना सालों से भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। सालाना महंगाई दर 140% तक पहुंच गया है। 2020 में $1 की कीमत जहां 80 पेसोस के बराबर थी, वहीं अब पेसोस की कीमत गिरकर 1000 के पार पहुंच गई है। 2019 में चुनकर आए वामपंथी राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में नाकाम रहे हैं। ये चुनौतीपूर्ण समय है। मौजूदा सरकार के रहते कुछ नहीं बदला। हालांकि यहां आया राजनीतिक बदलाव जटिल है, लेकिन पुरानी सरकार के रहते तो हालात और खराब होती। गर्भपात पर पाबंदी, पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध और अर्जेंटीना को आर्थिक बदहाली से निकालने जैसे वादों के साथ हावियर चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन इसके लिए उनकी कार्य योजना क्या है, इसे लेकर अभी शक और सवाल है। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।